स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट यूनिट से, अगर मैंने आपको डिस्कशन में बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो, कि जब हम अपना फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं तो हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में स्टडी करना स्टार्ट कर रहे थे। मैंने सेकेंड यूनिट में भी आपके साथ एटॉमिक स्पेक्ट्रा ही स्टडी किया, थर्ड यूनिट में भी हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा को ही स्टडी किया था। फिर फोर्थ यूनिट में हमने फोर्थ यूनिट को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया स्टूडेंट्स। एक पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, एटम इन एन एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड में हमने मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई की थी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई की। अब जो मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है फोर्थ यूनिट को, उसका फर्स्ट पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब उसका सेकंड पोर्शन क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। ठीक है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा में आपने स्टडी करना है कि मॉलिक्यूल्स से जो लाइट एमिट होती है उसका क्या करेक्टर होता है। जबकि अब तक के जितने भी यूनिट्स हमने कवर किए उसमें हमने स्टडी किया है कि लाइट जिस सोर्स से बाहर आ रही है वो एटॉमिक स्टेट में है। जैसे आपने स्टडी किया स्टूडेंट सोडियम की D1 D2 लाइन स्टडी की ना, तो इसमें एटम जो अपनी एटॉमिक स्टेट में है, मतलब सिस्टम जो है दैट इज इन इट्स ऑन एटॉमिक स्टेट। फिर आपने हीलियम का स्पेक्ट्रा स्टडी किया, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा स्टडी किया, हमने एल्कलाइन मेटल्स का किया, एल्कली का किया। तो ये सब चीजें स्टूडेंट एटॉमिक स्पेक्ट्रा के कंसिडर में आती हैं। अब आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा का मतलब ये है कि हम जिस भी लाइट को स्टडी कर रहे हैं ना, जिस सोर्स की लाइट को आप स्टडी कर रहे हो, वो लाइट ऐसे सब्सटेंस से आएगी जो अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा हो। ऐसे स्पेक्ट्रा को बोला जाता है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। क्लियर? आई रिपीट इट। व्हेन अ लाइट फ्रॉम अ सोर्स containing a substance in molecular state is sent into a spectrometer, the observed spectrum is called molecular spectrum or a band spectrum. Clear? Means जिस सोर्स से लाइट आ रही है उस सोर्स का सब्सटेंस जो है वो मॉलिक्यूलर स्टेट में होना चाहिए। तो उस लाइट को जब हम स्पेक्ट्रोमीटर में सेंड करेंगे तो जो ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा दैट इज मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। ठीक है, मीन्स अगर आप सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहो तो ऐसा सोर्स, मतलब लाइट हम ऐसे सोर्स से ले रहे हैं जो खुद अपनी मॉलिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा हो। ठीक है डियर स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा जो है वो हमेशा ही एटॉमिक स्पेक्ट्रा से कॉम्प्लिकेटेड रहेगा हमारे पास। वो क्यों रहेगा कॉम्प्लिकेटेड? क्योंकि आप खुद सोचो, जब आप एटॉमिक स्पेक्ट्रा कर रहे थे तब मैंने कहा कि आपके पास सोडियम है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, बट दे आर नॉट फॉर्मिंग द बॉन्ड विद ईच अदर, दे आर इंडिपेंडेंट। जब एक एटम इंडिपेंडेंट है तो उसके एनर्जी लेवल भी इंडिपेंडेंट होंगे। तो हम ये कह सकते हैं वहां पे कॉम्प्लेक्शंस नहीं आती है। ठीक है, वहां पे कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी जितनी यहाँ आएंगी। क्योंकि यहाँ क्या होता है कि एटम अपने सराउंडिंग के सभी एटम के साथ कनेक्ट है। तो कनेक्ट होने की वजह से तो जो इलेक्ट्रॉन है मॉलिक्यूल्स में, दे इंटरेक्ट विद ईच अदर। जब वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो ऑब्वियस है उनके एनर्जी लेवल सिंपल नहीं रहेंगे, वहां पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी, या ये कह दो वो चीज इतनी सिंपल नहीं रहेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि एटम में जो एनर्जी लेवल्स होते हैं दे आर शार्प लेवल्स, नॉट अ बैंड। बट मॉलिक्यूल्स में जब इलेक्ट्रॉन जिन एनर्जी स्टेट में होते हैं दे आर नॉट शार्प, दे आर बैंड। इस तरीके से स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल्स में हम जब एनर्जी लेवल्स शो करते हैं तो एनर्जी लेवल नहीं बैंड बनाते हैं, इस तरीके से वो ब्रॉड होगा। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो इस बैंड में कहीं भी हो सकता है, कहने को वो एक ही एनर्जी स्टेट में, बट इनमें से कहीं भी वो एग्जिस्ट कर सकता है। जबकि अगर आप एटम की बात करो तो वहां बैंड नहीं, वहां लेवल होता है, शार्प लेवल। ठीक है, तो वहां पे कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती, इलेक्ट्रॉन की शार्प एनर्जी होती है, एक ही टाइप की ट्रांजिशन होती है। जबकि मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो एक कॉमन एक्सिस के अलोंग रोटेट भी करते हैं और अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अलोंग वाइब्रेट भी करते हैं। तो यहाँ पे कई टाइप की पॉसिबिलिटी बनेगी। नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जो एटम में भी होगी और मॉलिक्यूल्स में भी होगी।
मॉलिक्यूल्स में रोटेशनल ट्रांजिशन भी होगी और वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस भी होंगी। तो इस वजह से स्टूडेंट्स जो हमारा स्पेक्ट्रा बनेगा ना, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, उसको हम बैंड स्पेक्ट्रा भी बोलेंगे, क्योंकि उसमें जब स्पेक्ट्रम में आप देखोगे तो वेवलेंथ रीजन्स आपको ऑब्जर्व होंगे। मीन्स एक शार्प कलर एमिशन नहीं होगा वहां पे, आपके पास एक पर्टिकुलर बैंड में बहुत ऐसे क्लोज लाइंस होंगी जो एक वेवलेंथ की रीजन की होंगी। ठीक है, तो उस पूरे के पूरे ब्रॉड को बोलोगे आप, जो आपको मिलेगा जिसमें नंबर ऑफ लाइंस होंगे क्लोजली, दैट इज नोन एज बैंड। तो हमने क्या बोला, वेवलेंथ रीजन आर ऑब्जर्व्ड इन द स्पेक्ट्रम, दीज रीजन्स आर कॉल्ड बैंड्स एंड ईच बैंड इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लाइंस, जो मैंने अभी आपको बात बोली, विच आर अरेंज्ड विद अ हाई रेगुलरिटी। हाई रेगुलरिटी का मतलब यही है स्टूडेंट कि उनके अंदर गैप जो होगा वो कुछ इस तरीके का होगा कि दे विल मल्टीपल ऑफ समथिंग। ठीक है, और ये जो क्लोज और रेगुलर अरेंजमेंट होगी ना बैंड्स की, इसी को कहते हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम सिस्टम या फिर बैंड स्पेक्ट्रम सिस्टम। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इसमें बना के दिखाती हूँ, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा स्टूडेंट्स। इस तरीके से स्टूडेंट शायद आपको कोई आइडिया लग जाए कि ऐसे आपको बैंड दिखाई देते हैं। बैंड में क्या होगा कि इस रेंज से इस रेंज की सभी लाइट्स जो हैं वो आपको एमिट होती हुई दिखाई देंगी। तो इन सभी बैंड के सिस्टम को बोला जाता है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम या बैंड स्पेक्ट्रम। और जब आप इस बैंड को ही हाई रिजॉल्विंग माइक्रोस्कोप से विजुअलाइज करोगे तो आपके पास ये बैंड में नंबर ऑफ क्लोज लाइंस होंगी। ठीक है, यही चीज तो मैंने यहाँ लिखी है। फर्स्ट पॉइंट देखो हमने क्या लिखा है, वेवलेंथ रीजन आर ऑब्जर्व्ड इन द बैंड स्पेक्ट्रम, दीज रीजन्स आर कॉल्ड बैंड्स। ये चीज आपको ये रीजन मिल रहा है ना स्टूडेंट, इन रीजन्स को हम बोलते हैं बैंड। फिर सेकेंड पॉइंट में मैंने लिखा है, ईच बैंड इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लाइंस विच आर अरेंज्ड विद हाई रेगुलरिटी। तो हर बैंड में इस तरह से लाइंस होंगी और उसमें रेगुलरिटी होगी कि इनके बीच का गैप जो होगा वो किसी चीज का मल्टीपल होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मीन्स एक पर्टिकुलर पैटर्न से इंक्रीज होगी, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एनर्जी लेवल ये कह सकते हो आप क्वांटाइज्ड होते हैं। ठीक है, अब हमने थर्ड पॉइंट लिखा कि क्लोज एंड रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ बैंड, मीन्स एक बैंड ये है, एक ये है, एक ये है, इस तरह से जो भी आपको ग्रुप ऑफ बैंड्स मिलेंगे उस पूरे सिस्टम को आप बोलोगे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम सिस्टम। ठीक है, तो स्टूडेंट क्लियर हो गया आपको। पहले हमने डेफिनेशन स्टडी की, डेफिनेशन में हमें ये क्लियर हो गया कि लाइट सोर्स, जहां से लाइट आ रही है उस सोर्स में सब्सटेंस जो मॉलिक्यूलर स्टेट में है, दैट्स वाई मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। फिर उसमें नेचर कैसा होगा, बैंड बनेंगे। इस तरीके से बैंड को अगर आप स्टडी करोगे तो उसमें नंबर ऑफ लाइंस होंगी, क्लोज होंगी, और नंबर ऑफ बैंड के ग्रुप को हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा ही बोलेंगे। और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा ऑलवेज अगर आप नोटिस करोगे देन इट इज कॉम्प्लिकेटेड एज कंपेयर टू एटॉमिक स्पेक्ट्रा। स्टूडेंट्स इस बेसिस पे हमने मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा को 3 स्पेक्ट्रल रेंज में डिवाइड किया है ट्रांजिशन के हिसाब से कि मॉलिक्यूलर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन किस अकॉर्डिंग हो रही है। नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, सेकेंड वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा, थर्ड प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ठीक है, रेंज के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो इसमें सबसे हाई एनर्जी इन्वॉल्व होती है, इसमें उससे कम और इसमें उससे कम। हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा, और स्टूडेंट्स हम इन तीनों के बारे में लिखते जाएंगे, मीन्स ताकि हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकें अच्छे से। तो मैं आपको उसमें एग्जाम्पल में 1 बाय 1 डिफ्रेंशिएशन भी करती रहूंगी। तो आज हम डेरिवेशन करेंगे प्योर रोटेशनल। उससे पहले हम एक डाटा बना लेते हैं जहां हम अपना डाटा स्टोर करेंगे कि इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, इसके क्या थे और इसके क्या थे, ताकि हमारा कलेक्टिव डाटा डिफ्रेंशिएशन की फॉर्म में हो जाए और हम उसको एंड में रिवीजन में यूज कर सकें। दिस वन स्टूडेंट्स, मैंने इसमें 1-2 पॉइंट नोट भी किए हैं। फर्स्ट वन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा, देन प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। मैंने अभी आपको बताया कि इसमें सबसे ज्यादा हाई एनर्जी इन्वॉल्व होती है तीनों के कंपैरिजन में। तो हमने लिखा है इट लाइज इन विजिबल एंड यूवी रीजन, मीन्स अगर इस टाइप की कोई ट्रांजिशन हो रही है तो उसमें आपको जितनी भी लाइट एमिट होकर मिलेंगी या आप लाइट डाल रहे हो तो एब्जॉर्व होंगी, उनकी रेंज विजिबल और यूवी में ही लाई करेगी, जबकि इसकी नियर इंफ्रारेड रीजन में होगी और इसकी फार इंफ्रारेड रीजन या माइक्रोवेव रीजन भी आप बोल सकते हो। इस टाइप का स्पेक्ट्रा हेटेरोन्यूक्लियर और होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल दोनों शो करते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा सिर्फ हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल शो करते हैं, वो होमो नहीं शो करते। होमो में जैसे H2, N2, N2, O2 इस टाइप के मॉलिक्यूल वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो नहीं करते। सेम प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स ही शो करते हैं, होमो वाले इसको भी शो नहीं करते। अब स्टूडेंट्स मैं चाहती तो यहाँ पे ये सभी चीजें लिख सकती थी जितने भी इसके डिफरेंशिएशन थे, बट मैंने नहीं लिखा यहाँ पे कुछ भी। वो इसलिए क्योंकि हम डेरिवेशन करते जाएंगे और पॉइंट वाइज यहाँ पे डालते जाएंगे, ठीक है। इससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा और जब हमारा ये यूनिट या ये कह दो ये टॉपिक मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा का कवर हो जाएगा तो हम एंड में इसको रिपीट भी करेंगे इस चीज को कि हमने यहाँ से ये कंक्लूजन निकाला और ये डिफरेंस है इन तीनों टाइप के स्पेक्ट्रा में। बस ये 2 पॉइंट कॉमन थे, मींस इजी थे, जो डेरिवेशन से पहले भी हमें समझ में आ सकते थे, तो मैंने उनको मेंशन कर दिया है। और एनर्जी लेवल की रही बात स्टूडेंट्स, अगर मैं एनर्जी लेवल की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में आप एनर्जी लेवल को N से डिनोट करेंगे, वाइब्रेशनल में V से डिनोट करेंगे और प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा में J से डिनोट करेंगे। ये नोटेशन प्रॉपर रखना, कई बार न्यूमेरिकल में ये चीज बहुत हेल्प करती है हमारी, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स।